ई बुक एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। हमने आज तक बहुत सारे एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ भी न्यूज़ हो वो डिस्कस किया है हमारे चैनल पे। साथ में इंटरनेशनल अफेयर्स तो लगातार हम लोग करते ही रहते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि ICAR नेट, जिसको हम लोग ASRB नेट बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो मैं कुछ एंटोमोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसको कोशिश करूँगा मैं डेली कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँ। इससे क्या होगा कि जो बच्चे एंटोमोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं ASRB का, वो इसमें सफलता प्राप्त कर सकें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आज का ये हमारा पहला क्लास है और बेसिक क्लास है। इसमें आप खुद को टेस्ट कर पाएंगे कि कितना आप एंटोमोलॉजी को जानते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है, एक्सोस्केलेटन हार्डनेस ड्यू टू। एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट का जो अपर बॉडी पार्ट होता है, जो चारों तरफ से सराउंडेड होता है, उसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, जो इंसेक्ट को प्रोटेक्ट करता है प्रीडेटर से और बाहरी जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उससे। तो जो एक्सोस्केलेटन है वो हार्ड क्यों होता है, आपको मैं पहले ही बता दूं, ये वन लाइनर टाइप का होगा, MCQ नहीं होगा। तो सिंगल में इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो पहला सवाल है, एक्सोस्केलेटन हार्ड क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा स्क्लेरोटाइजेशन। जो स्क्लेरोटाइजेशन होता है, इसके कारण ही एक्सोस्केलेटन है वो आपका हार्ड होता है। यहाँ पे मैंने नीचे वन लाइनर ऐड किया है, टैनिंग ऑफ क्यूटिकुलर प्रोटीन्स गिव्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन। जो टैनिंग होता है क्यूटिकुलर प्रोटीन का, वो रिजिडिटी प्रदान करता है और साथ में प्रोटेक्ट भी करता है। अगला सवाल पे हम चलें, माउथ पार्ट्स ऑफ हाउस फ्लाई। जो हाउस फ्लाई होता है, इसका ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो माउथ पार्ट जो है हाउस फ्लाई का, वो किस टाइप का होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पॉन्जिंग टाइप। जो माउथ पार्ट्स है हाउस फ्लाई का, वो क्या हो जाएगा? स्पॉन्जिंग टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ जॉन्स्टन ऑर्गन। अब ये जॉन्स्टन ऑर्गन क्या होता है? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बेसिक सा सवाल है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑडिटरी परसेप्शन। ये ऑडिटरी ऑर्गन है, ये सेकेंड एंटिनल सेगमेंट में पाया जाता है। आप बताओ सेकेंड एंटिनल सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जैसा कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? स्केप पेडिसल फ्लैजिलम। तो यहाँ आपको पेडिसल में ये पाया जाता है। मतलब जो जॉन्स्टन ऑर्गन है वो एंटिनी में पाया जाता है और ये एक ऑडिटरी ऑर्गन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम टाइप्स इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में किस टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है? आपको इसका आंसर अगर पता होगा तो बहुत बढ़िया है, कमेंट सेक्शन में आप सबका जवाब जरूर देना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इंसेक्ट में, वो ट्रैकियल के थ्रू से होता है। डायरेक्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है विदाउट ब्लड इन्वॉल्वमेंट, मतलब ब्लड जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इसमें नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विंग कपलिंग इन हाइमेनोप्टेरा। विंग कपलिंग सबसे पहले क्या होता है, हमें ये समझना चाहिए। और हाइमेनोप्टेरा क्या है? ऑर्डर है जिसमें बीज और वास्प आते हैं। विंग कपलिंग क्या होता है? जैसा कि हमें पता है, इंसेक्ट्स में कितने पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं? 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। तो दोनों विंग एक रिदम में अपवर्ड मूवमेंट होगा और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, तो उसके लिए एक कपलिंग मैकेनिज्म होता है जो दोनों विंग्स को अटैच करता है, तो उसको विंग कपलिंग बोलते हैं। तो जो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर है, इंसेक्ट का जो ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा, उसमें किस टाइप का विंग कपलिंग पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमुलाई। यहाँ इसके बारे में देखिए लिखा हुआ है, हुक्स ऑन 4 विंग्स अटैच टू हिंड विंग्स फॉर सिंक्रोनस फ्लाइट। मतलब 4 विंग क्या हो गया? आगे का पंख, और हिंड विंग पीछे का, ये दोनों को एक साथ हुक जैसा स्ट्रक्चर रहता है जो अटैच करता है। इससे क्या होता है? दोनों एक सिंक में फ्लाइट में हेल्प करते हैं, एक सिंक में अप एंड डाउन मूवमेंट विंग्स का होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, हार्मोन फॉर मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होता है? मोल्टिंग होता है जो स्किन का शेडिंग होता है। तो मोल्टिंग के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, ये हमारा आज का ये सवाल है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक डायसोन हार्मोन जो है वो मोल्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस हमने ज़्यादा कवर किए इसमें, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करने के लिए मैं जल्दी थोड़ा सा वीडियो
एक्सप्लेन करूंगा, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं स्किप कर दूंगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, थर्मो रेगुलेशन इन बीज। थर्मो रेगुलेशन एक बहुत ही आप देखें तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इंसेक्ट्स का, बीज में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमें पता है इंसेक्ट क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अगर मान लिया जाए बाहर टेम्परेचर चेंज होता है तो वो अपने बॉडी को कैसे मेंटेन करेंगे, तो थर्मो रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बीज में थर्मो रेगुलेशन होता कैसे है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीवरिंग ऑफ फ्लाइट मसल्स। अब देखेंगे एक खास तरह का फीचर है जो बीज में पाया जाता है, अपने बॉडी को मेंटेन करना। मतलब मान लिया जाए बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो अपने आप को बॉडी को वार्म कैसे रखेगा, तो सीवरिंग ऑफ फ्लाइट मसल्स, मतलब जो फ्लाइट मसल्स, वैसे मसल्स जो फ्लाइट में हेल्प करते हैं। तो हनी बीज क्या करते हैं कि जब वो फ्लाइट नहीं भी कर रहे होंगे तो वो सिर्फ मसल्स को सीवर करेंगे। सीवर मतलब जैसे हम जब हमें ठंडी लगती है तो हम कांपते हैं, तो उस तरह मसल्स को वो सीवर करते हैं, वो कांपते हैं, वाइब्रेशन होता है। और जब वाइब्रेशन होता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है, और इस तरह हीट प्रोड्यूस करने से वो अपने बॉडी को वार्म करते हैं। मतलब जो बाहर का टेम्परेचर है उससे अपने आप को मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, अपने बॉडी को रेगुलेट नहीं कर पाए तो ज़्यादा ठंडी के कारण वो मर भी सकते हैं। तो इसलिए ये थर्मो रेगुलेशन बीज में किया जाता है, और इस तरह से सारे बीज एक साथ करते हैं और अपने हाइव के टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। मतलब अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हो भी गई तो ये हाइव का टेम्परेचर गिरने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हाइव का टेम्परेचर गिरेगा तो सारी मक्खियाँ क्या होगी, मारी जाएगी। तो इसलिए थर्मो रेगुलेशन बीज इस तरह से करती हैं। अगला सवाल, साउंड प्रोडक्शन इन क्रिकेट। जो क्रिकेट है वो साउंड प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रूडुलेशन। मतलब फोरविंग को वो जो है अपने आप को बॉडी पार्ट से रब करते हैं, और जिस तरह से वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्रिकेट्स में। आपने देखा होगा रात में बहुत ज़्यादा नॉइज आता है तो वो क्रिकेट्स का ही साउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रिसेप्टर्स ऑफ कंपाउंड आई। मतलब कंपाउंड आइज में फोटो रिसेप्टर जो है वो क्या होता है, तो इसको क्या नाम बोलते हैं, रैप्डोमियर्स। रैप्डोमियर्स जो है इसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स ऑफ कंपाउंड आई। ये होता है स्पेशलाइज्ड मोशन और लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने में। ठीक है। अगला सवाल, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट। जो इंसेक्ट पेस्ट होता है उसका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है मेन नाइट्रोजनस वेस्ट आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसेक्ट का नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है, फॉर्म में होता है। जैसे अलग अलग आपका इसमें आंसर रहेगा, यूरिक एसिड रहेगा, यूरिया रहेगा, 2-3 और ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपको इसमें से क्या लगाना है, यूरिक एसिड। टेम्परेचर लिमिट टर्म, ये एक इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ क्वेश्चन है, और जो कि पूछा जाता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में कि टेम्परेचर लिमिट टर्म क्या है। तो इसका सबसे पहले हम आंसर देखते हैं और उस पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। टेम्परेचर लिमिट टर्म कार्डियल टेम्परेचर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम रेंज इफेक्टिव डेवलपमेंट। देखिए टेम्परेचर लिमिट क्या है कि एक इंसेक्ट जो है मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम कितना टेम्परेचर उसको मिनिमम चाहिए कि इसके नीचे अगर वो जाएगा तो वो मर जाएगा। ऑप्टिमम मतलब इस पे सर्वाइव करेगा, और हाईएस्ट मतलब इससे ऊपर जो है वो नहीं जा पाएगा। तो इस सारे टर्म को बोलते हैं कार्डिनल टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर लोएस्ट टू हाईएस्ट जिसके बीच में इंसेक्ट सर्वाइव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल टेम्परेचर। तो यही है टेम्परेचर लिमिट। यहाँ पे कार्डिनल टेम्परेचर सिंपली अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज कार्डिनल टेम्परेचर या टेम्परेचर लिमिट टर्म क्या है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि ऐसा रेंज जहाँ पे इंसेक्ट जो है सर्वाइव करता है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। अगला क्वेश्चन है डायपॉज स्टिमुलस। मतलब डायपॉज किससे स्टिमुलस होता है, तो डायपॉज क्यों होता है, सबसे मेन इसका कौन सा कारण है जो इफेक्ट करता है। सबसे पहले आपको पता है डायपॉज होता क्या है। अगर एग्रीकल्चर के आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ा होगा और बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो डायपॉज के बारे में ज़रूर पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, ASRB नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब BSc आपने कंप्लीट की है और MSc एंटोमोलॉजी से की है, तो फिर डायपॉज आपको अच्छे से पता होगा। तो डायपॉज किसके स्टिमुलस होता है, तो इसका सही आंसर है फोटो पीरियड। अब फोटो पीरियड क्या होता है, देखिए फोटो पीरियड के बारे में भी पता होगा, लेकिन मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा या कहीं कहीं स्किप करूंगा। फोटो पीरियड क्या होता है, इंसेक्ट जो है डे और लाइट का लेंथ क्या होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। इंसेक्ट
का मतलब कब उसको हाइबरनेशन में जाना है या फिर डायपॉज में जाना है। डायपॉज में कब जाना है मतलब हाइबरनेशन या एस्टिवेशन दो टाइप का होता है। तो डायपॉज में कब जाना है वो डिपेंड करता है कि डे लेंथ और नाइट लेंथ, मतलब इंसेक्ट कैसे एज्यूम करते हैं कि कोल्ड आ गया है या समर आ गया है, वो डे लेंथ देखते हैं। अगर डे लेंथ शॉर्ट हो रहा है मतलब विंटर सीजन आ गया है, डे लेंथ ज़्यादा हो रहा है तो वो समर सीजन आ गया। तो फोटो पीरियड वही होता है। यहाँ पे वो क्या करते हैं, एडवर्स कंडीशन में कैसे सरवाइव करते हैं। अगर उनको पहले पता चल जाता है कि हाँ अब समर आने वाला है, क्योंकि डे लेंथ बड़ा हो जाता है, तो अपने आप को वो तैयार कर लेते हैं अपने उस हिसाब से। और कब ठंडी बहुत ज़्यादा होने वाला है, कब डे लेंथ छोटा हो रहा है, कब डायपॉज में जाना है, तो ये फोटो पीरियड पे ही सारा बेस्ड होता है। फोटो पीरियड के कारण ही इंसेक्ट ये सारा डिसीजन ले पाते हैं। बहुत ही क्लेवर होते हैं ये इंसेक्ट्स, तभी इसका इस्तेमाल मतलब रोशनी का इस्तेमाल करते हैं अपने सर्वाइवल स्किल्स के लिए। ये आप देखो कितना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फोटो पीरियड, किस तरह से इंसेक्ट जो है अपने आप को सर्वाइव करते हैं, फाइट करते हैं। अगला सवाल, पॉपुलेशन डायनामिक्स फैक्टर। पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या होता है? पॉपुलेशन डायनेमिक्स मतलब बोला जाए तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या होता है कि एक टाइम में कोई भी इंसेक्ट का, कोई भी पेस्ट का क्या पॉपुलेशन है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, अकॉर्डिंग टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पॉपुलेशन डायनेमिक्स फैक्टर क्या होता है? बायोटिक पोटेंशियल। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी विदाउट रीस्ट्रेंस। तो इसका मतलब क्या समझते हैं? बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है? बायोटिक पोटेंशियल होता है कि एक सोचो आप ऐसा आइडियल कंडीशन जहाँ पे खाने का कंपटीशन नहीं है, रहने का कंपटीशन नहीं है, कोई प्रेडिएटर किसी इंसेक्ट को मार नहीं रहा है, सब में भाईचारा है, सब मिलजुल के रह रहे हैं, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो यहीं पे बायोटिक पोटेंशियल का बात हो रहा है कि पॉपुलेशन डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा जब बायोटिक पोटेंशियल होगा, मतलब अपने फुल कैपेसिटी में वो अपना पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएगा। ये हमारा होता है बायोटिक पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन होता है मिमिक्री इन बटरफ्लाइज। जो बटरफ्लाइज मिमिक करते हैं, मिमिक मतलब क्या होता है, किसी का नकल करना, तो बटरफ्लाइज में ये पाया जाता है। तो जो मिमिक्री होता है बटरफ्लाई में, उसको किस टाइप का मिमिक्री बोलते हैं? तो बटेशियन मिमिक्री इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये अपना प्रोटेक्शन के लिए मिमिक करती है। मतलब मान लिया जाए अगर उसको कुछ बड़ा दिखना हो, अपने बटरफ्लाइज अपने विंग्स को पूरा फैला देती है और उसमें स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो अलग अलग पेयर होता है, जिससे कोई प्रेडिएटर है उसको देख के डर जाता है। तो इससे वो मिमिक्री क्यों करती है? ताकि अपने आप की वो रक्षा कर सके। अगला सवाल है इकोलॉजिकल नीश ऑफ टर्माइट। टर्माइट का इकोलॉजिकल नीश क्या है? मतलब जो एक इकोलॉजिकल नीश है टर्माइट का, उसमें रोल क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिकम्पोजर्स। वो एज ए डिकम्पोजर्स काम करते हैं। यहाँ पे वो सेलुलोज को रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स कर देते हैं सॉइल के लिए। अगला सवाल है लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर। ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है, मैंने इसलिए रखा था कि हर स्टूडेंट इसका आंसर कर सके। तो लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर कौन सा है? तो मुझे पता है मोस्टली जैसे ही मैंने ये लाइन लिखा है लोगों ने देखा होगा, इसका आंसर कर दिया होगा। तो लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? कोलियोप्टेरा। 40% ऑफ इंसेक्ट बिलोंग टू दिस ऑर्डर। 40% इंसेक्ट जो है इस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ड्रैगन फ्लाइज ऑर्डर। मतलब ड्रैगन फ्लाई का ऑर्डर क्या है? अब ये सब देखिए बेसिक सवाल है, हर किसी को याद रहता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप कर पा रहे होंगे। ड्रैगन फ्लाइज का ऑर्डर क्या होता है? ओडोनाटा। ओडोनाटा में क्या आता है? ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई। यहाँ आपको एक बता दें, जो ओडोनाटा होता है इसका निम्फ जो है वो एक्वेटिक होता है, वाटर में होता है, लेकिन जो एडल्ट है वो आपका टेरेस्ट्रियल होता है, वो प्रेडिएटरी होता है। अगला सवाल है ऑर्डर ऑफ एफिड्स। एफिड्स बहुत ही नोटोरियस पेस्ट है, ये एक वेक्टर पेस्ट भी है, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, इसके बारे में जाननी चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ एफिड्स क्या हो जाएगा? हेमीप्टेरा ऑर्डर हो जाएगा। पियर्सिंग सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है। और हनी ड्यू प्रोडक्शन, मतलब हनी ड्यू अगर आप किसी भी क्रॉप में अगर देखेंगे पियर्सिंग ये सकिंग टाइप करेगा तो इसका हनी ड्यू सिक्रेट करता है, ये इसका मेन सिम्टम है। अगला सवाल है थ्रिप्स बिलोंग्स टू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थाइसनोप्टेरा। थ्रिप्स जो है थाइसनोप्टेरा ऑर्डर से पाया जाता है। इसमें रेस्पिंग सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है। अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, थ्रिप्स से एक सवाल पूछा जाता है कि इसमें इसका माउथ पार्ट में एक ऐसा स्पेशल फीचर होता है जो बाकी सारे इंसेक्ट से इसको अलग बनाता है। तो वो क्या है? आपको बता दें, बहुत सारे जगह पूछा जाएगा कि थ्रिप्स में क्या होता है, या फिर
द पेस्ट इन विच राइट मैंडिबल इज एब्सेंट, तो उसमें आपको थ्रिप्स मारना है। मतलब जैसे लेफ्ट और राइट दो एक पेयर ऑफ मैंडिबल्स होते हैं, तो जो मैंडिबल्स होता है राइट मैंडिबल्स थ्रिप्स में क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। तो आप ये क्वेश्चन जरूर याद रखना कि राइट मैंडिबल्स किस में एब्सेंट रहता है, थ्रिप्स में। अब नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ डिप्टेरा हेल्टर्स। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों। डिप्टेरा हेल्टर्स क्या होता है, ये टाइप ऑफ विंग्स भी हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, आपको बता दें। और ये कहाँ पाया जाता है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, मेटाथोरेक्स में। अब थोरेक्स जो है 3 सेगमेंट में डिवाइड है, प्रो मीजो मेटा तीनों जो सेगमेंट में है एक एक पेयर लेग्स का होता है, लेकिन मीजो और मेटा में क्या होता है, विंग्स होते हैं। तो जो मीजो में विंग्स होता है वो तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन जो मेटा में होता है वो रिड्यूस्ड लोब शेप का होता है, जिसको हम लोग हाल्टर्स बोलते हैं। और ये क्या करता है, बैलेंसिंग ऑर्गन का काम आता है। मतलब जब ये आपका डिप्टेरन पेस्ट जो है, इंसेक्ट पेस्ट, वो फ्लाई करते हैं तो वो बैलेंस बनाने में काम आता है। तो प्रो मीजो मेटा में ये क्लियर हो गया। आप बताओ मीजो और मेटा को कंबाइन करके एक नया टर्म दिया गया, उसको क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायनर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल के पायनर कौन है, तो सीवी रिले हो जाएंगे यहाँ पे। मास ट्रैपिंग यूजेस, तो मास ट्रैपिंग किससे के द्वारा किया जाता है, सेक्स फेरोमोन, आपको पता है। यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस्ड मेल पॉपुलेशन एंड मीटिंग सक्सेस। यहाँ पे सिंपल सा है, मेल पॉपुलेशन को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं सेक्स फेरोमोन से। और सेक्स फेरोमोन कैसे काम करता है ये आपको अच्छे से पता होगा। अगला है कल्चरल कंट्रोल ऑफ स्टेम बोरर। स्टेम बोरर का कल्चरल कंट्रोल क्या है, स्टेम बोरर किसका मेजर पेस्ट है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे हो जाएगा डेड हार्ट रिमूवल। स्टेम बोरर जब इन्फेस्ट करता है तो एक मेजर सिम्टम फील्ड में क्या होता है, डेड हार्ट। तो हम लोग डेड हार्ट का रिमूवल कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ये हो जाएगा कल्चरल कंट्रोल। और बहुत सारे कंट्रोल अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मैकेनिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, लेकिन हम लोग यहाँ पे कल्चरल कंट्रोल पूछ रहे हैं स्टेम बोरर का, तो वो क्या हो जाएगा, डेड हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस एग्जाम्पल, HPR का एग्जाम्पल है। सबसे पहले आप ये बताओ HPR होता क्या है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो इसके बारे में अच्छे से पता होगा। तो HPR रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बीटी कॉटन जो है वो HPR का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्राइटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है किसके खिलाफ, लेपिडोप्टेरन पेस्ट का। लेपिडोप्टेरन पेस्ट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखना। अगला सवाल है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ETL क्या है। तो ये तो एक ऐसा सेक्शन है, अगर आपने IPM पढ़ा होगा तो हर जगह इसका जो है जिक्र जरूर हुआ होगा कि ETL है क्या। तो ETL क्या है, एक्शन पॉइंट इन IPM। मैं आपको बताता हूँ सिंपल शब्दों में, ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे अगर हम मैनेजमेंट अप्लाई नहीं करें तो हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा, हमारा इकोनॉमिक लॉस होने लगेगा, वो है ETL। मेनली आप देखेंगे इस तरह से याद रखो, सबसे पहले नीचे होता है GEP, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसके ऊपर होता है ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, और उसके ऊपर होता है EIL, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो अगर GEP पे पेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ETL पे पेस्ट आ रहा है, मतलब उस लाइन पे पहुंच रहा है, तो आपको अब यहाँ पे मैनेजमेंट शुरू कर देना चाहिए। क्यों, अगर यहाँ पे आप मैनेजमेंट नहीं शुरू किए तो पेस्ट का पॉपुलेशन इसके ऊपर जाने लगेगा और वो EIL को टच करने लगेगा, और इकोनॉमिक इंजरी अगर होने लगा तो आपका फसल का नुकसान होने लगेगा। इसलिए ETL जो है अलग अलग पेस्ट का अलग अलग क्रॉप में अलग होता है, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है ऑर्गेनोफॉस्फेट का मोड ऑफ एक्शन क्या है। ऑर्गेनोफॉस्फेट एक इंसेक्टिसाइड है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन हो जाएगा एक् इनहिबिशन। एक् इनहिबिशन क्या है, एसिटाइल कोलिन स्टीरेज, इसको ये इनहिबिट करता है। अगला सवाल LD50 इंडिकेट्स क्या है, एक्यूट टॉक्सिसिटी। लोअर LD50 मीन्स मोर देन टॉक्सिक कंपाउंड। अब LD50 क्या है, लीथल डोज 50। इसके बारे में आप जरूर कमेंट में बताना, लीथल डोज 50 क्या होता है। अगला सवाल है फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड कौन सा है, तो पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड हो जाएगा DDT, जो 1939 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, गाबा ब्लॉकर इंसेक्टिसाइड ग्रुप। गाबा ब्लॉकर, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, एसिटाइल कोलिन स्टेरेज, तो यहाँ पे गाबा ब्लॉकर इंसेक्टिसाइड का ग्रुप कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोडाइंस। साइक्लोडाइंस जो है वो गाबा ब्लॉकर
इंसेक्टिसाइड इसको हम लोग बोलते हैं। अगला सवाल है नियोनिकोटिनॉइड्स टारगेट। ये सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के ग्रुप है, तो नियोनिकोटिनॉइड्स किसको टारगेट करता है? तो ये निकोटोनिक रिसेप्टर्स को टारगेट करता है यहाँ पे। अगला सवाल है खपरा बीटल साइंटिफिक नेम। खपरा बीटल का साइंटिफिक नेम क्या है? ये एक मेजर स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है, मतलब स्टोर्ड जो करते हैं हम लोग उसका एक मेजर पेस्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रोगोडर्मा ग्रेनियम, वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टोर्ड ग्रेन्स का एक बहुत बड़ा पेस्ट है खपरा बीटल। अगला है राइस वीविल ऑर्डर। राइस वीविल का ऑर्डर पूछा जा रहा है, ये आपको बता दूं, राइस वीविल भी यहाँ पे आपको स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट में आएगा, तो राइस वीविल का क्या हो जाएगा? कोलियोप्टेरा। आप याद रखना मोस्टली जो बीटल्स और वीविल्स आते हैं वो कोलियोप्टेरा में आते हैं, मोस्टली कोलियोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। ये इंटरनल फीडर है कॉजिंग हिडन इन्फेस्टेशन। इंटरनल फीडर, एक्सटर्नल फीडर, ये दो टाइप का इंसेक्ट क्लासीफाई किया गया है स्टोरेज पेस्ट में। एक्सटर्नल फीडर्स जो बाहर से खाना शुरू करते हैं, जो आपका फ्रेश ग्रेन पे अटैक करते हैं, साउंड ग्रेन पे अटैक करते हैं, और इंटरनल फीडर्स जो अंदर से पूरा खाना शुरू करेंगे और ये देखेंगे जो टूटा हुआ ग्रेन है उस पर अटैक करते हैं। नेक्स्ट फ्यूमिगेंट यूज्ड इन स्टोरेज। स्टोरेज में कौन सा फ्यूमिगेंट यूज होता है? तो हो गया फॉस्फीन जो है, ये इसका एग्जांपल है। वेयर हाउस पेस्ट कॉजिंग सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड जो वेयर हाउस पेस्ट है जो सिल्क थ्रेड करता है वो कौन सा है? इंडियन मील मॉथ। तो इंडियन मील मॉथ का साइंटिफिक नेम क्या है? आप कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोगोडर्मा कंट्रोल। तो ट्रोगोडर्मा किससे कंट्रोल होता है यहाँ पे? तो क्वारंटाइन से हो जाता है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू अवॉइड स्प्रेड, मतलब क्वारंटाइन क्या होता है आपको पता होगा, अगर कोई भी पेस्ट है एक लोकेलिटी में वो स्प्रेड हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे उसको उसी लोकेलिटी तक सीमित कर दें, उसको कहीं और फैलने ना दें। तो इससे क्या होगा कि उसका जो स्प्रेड है वो रुकेगा। जैसे कि कोरोना के टाइम में क्या हो रहा था, अगर किसी को कोरोना हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कर दे रहे थे? क्वारंटीन कर दे रहे थे, ताकि वो बाहर ना निकले और किसी को वो ये जो है वायरस स्प्रेड ना कर दे। अगला सवाल है पैरासिटॉइड एग्जाम्पल। पैरासाइट क्या होता है, पैरासिटॉइड क्या होता है और प्रेडिएटर क्या होता है? इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और अगर ये सब आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर भी लेक्चर्स अलग से लेके आऊँगा। लेकिन पैरासिटॉइड का एग्जाम्पल क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा ट्राइकोग्रामा स्पीसीज, जो वो पैरासिटॉइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेडिएटर ऑफ एफिड्स। देखिए प्रेडिएटर भी क्वेश्चन हो गया। तो एफिड का प्रेडिएटर कौन है? लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल एक ऐसा आप देखेंगे इनेमी है पेस्ट का कि वो ऑलमोस्ट बहुत सारे पेस्ट पे फीड करता है। तो यहाँ पे ये जो लेडी बर्ड बीटल है वो बहुत सारे एफिड्स को डेली खाता है। इसका सबसे बेस्ट अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप विंटर सीजन में मस्टर्ड क्रॉप पे जाना, और जब आप देखोगे मस्टर्ड क्रॉप पे ग्रीन ग्रीन कलर का एफिड आएगा तो उस पर देखना लेडी बर्ड बीटल का लार्वा बहुत ज़्यादा अपने आप आ जाएगा, और आप उसको आसानी से खाते हुए देख सकते हैं कि कैसे वो एफिड्स को कंज्यूम कर रहा है। अगला सवाल एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा क्या हो जाएगा? आपको पता होगा टाइप ऑफ बीज होता है, जैसे इंडियन बी होता है, यूरोपियन बी होता है। इंडियन बी का क्या होता है? एपिस सेरेना इंडिका, और साथ में यूरोपियन बी का एपिस मेलिफेरा होता है। तो एपिस मेलिफेरा मेनली किसके लिए यूज होता है? तो हनी और पॉलिनेशन के लिए यूज होता है। इसको मोस्टली हम लोग कमर्शियली मैनेज करते हैं, क्योंकि ये आसानी से हो जाता है। बाकी और भी बहुत सारा है, जैसे एपिस डोर्साटा, वेरी फेरोसियस, इसको रॉक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिल्क वॉर्म साइंटिफिक। सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका हो जाएगा बॉम्बैक्स मोरी, जो है वो साइंटिफिक नेम है। और डोमेस्टिकेटेड किस लिए होता है? सिल्क प्रोडक्शन के लिए। अगला सवाल है पॉलिनेशन इन कुकुरबिट्स पर। पॉलिनेशन कुकुरबिट्स में किसके थ्रू होता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बीज, एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल फ्रूट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया वेक्टर। मलेरिया वेक्टर किसके कारण होता है? वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वैसा कोई इंसेक्ट पेस्ट जो दूसरे डिजीज को कैरी करे और स्प्रेड करता है। तो वेक्टर इसलिए बहुत ज़्यादा डेडली माना जाता है। अगर एक नॉर्मल पेस्ट का दर्जा है तो ठीक है, वो एक इंसेक्ट पेस्ट है, वो डायरेक्ट आपका डैमेज क्रॉप को कर रहा है, लेकिन अगर वो वेक्टर है तो समझ जाओ वो डेडली हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिजीज कैरी कर रहा है, वायरस कैरी कर रहा है, वो स्प्रेड कर रहा है। तो इसलिए मलेरिया का वेक्टर कौन करता है? तो एनोफिलिस मॉस्किटोज है, ये आपका मलेरिया वेक्टर है। अगला सवाल है काला अजार वेक्टर कौन है? तो सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई जो है काला अजार का वेक्टर है। अगला सवाल है डेंगू किसके कारण होता है? जो डेंगू होता है आपका, ये किसके कारण स्प्रेड होता है? तो एडिस एजिप्टी, इसके कारण होता है ये। अगला सवाल हाउस फ्लाई का रोल क्या है? तो मैकेनिकल वेक्टर का काम करता है। तो मैकेनिकल वेक्टर क्या होता है? देखिए एक वेक्टर होता है कि वो डायरेक्ट कंज्यूम करता है और उसके बाद वो ले जाता है और दूसरे प्लांट को ट्रांसमिट करता है। जैसे कोई स्टाइलेट बॉर्न होता है, जिसको अलग अलग बोलते हैं हम लोग,
परसिस्टेंट, सेमी परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, अलग अलग वो क्लासिफिकेशन है, वो दूसरा टॉपिक हो जाता है। लेकिन यहाँ मैकेनिकल वेक्टर क्या है कि कोई वैसा इंसेक्ट जिसके बॉडी पार्ट से कुछ पैथोजन चिपक के दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेक्टर। अगला सवाल है चागस डिजीज वेक्टर क्या है, तो किसिंग बग जो है वो चागस डिजीज का वेक्टर होता है। अगला सवाल है कॉटन पिंक वॉल बॉम्ब। कॉटन पिंक वॉल बॉम्ब का सबसे पहले आप तो साइंटिफिक नेम बताओ क्या हो जाएगा इसका, पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला। तो कॉटन पिंक वॉल बॉम्ब डैमेज कैसे करता है, तो बॉल बोरिंग, बॉल को बोर करता है। जैसे कॉटन में जो बॉल होता है वो क्या करता है, उसको बोर करता है। बोर करना मतलब जितने भी बोरर होते हैं वो आप देखेंगे जो लेप्टोप्टेरॉन ऑर्डर से होते हैं वो मोस्टली बोर करते हैं। अगला राइस स्टेम बोरर सिम्टम। राइस स्टेम बोरर का सिम्टम क्या है, तो डेड हार्ट, वाइट ईयर। डेड हार्ट जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही एक प्रीवियस में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि राइस स्टेम बोरर का कल्चरल प्रैक्टिस क्या हो जाएगा कि डेड हार्ट जो है उसको रिमूव कर दीजिए क्रॉप को, इन्फेस्टेड क्रॉप को। तो यहाँ जो सिम्टम क्या हो जाएगा, डेड हार्ट। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। अगला सवाल है डीबीएम रेजिस्टेंट टू। डीबीएम क्या हो गया, डायमंड बैक मॉथ, प्लूटेला, जेलोस्टेला। तो डीबीएम रेजिस्टेंस के क्या है, तो मल्टीपल इंसेक्टिसाइड्स, मतलब बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स अगर आप स्प्रे करोगे भी तो डीबीएम को कुछ नहीं होगा। रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है कि वो जो है उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो एक प्रतिरोधक क्षमता वो अपने अंदर वो ग्रो कर लिया है कि अगर आप उस पर इंसेक्टिसाइड मारोगे भी तो बोलेगा चलो मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुम जितना इंसेक्टिसाइड मारना है मारो, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, डैमेज करूँगा। तो रेजिस्टेंट वही होता है। अगला सवाल है टर्माइट्स कंट्रोल। टर्माइट्स का कंट्रोल कैसे हम लोग कर सकते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर क्लोरोपाइरिफॉस, एकदम बेसिक इंसेक्टिसाइड है जो हम लोग यूज़ करते हैं। अगर रट जाओ आप, सीधा होता है कि टर्माइट को कैसे कंट्रोल करना है, दीमक को कैसे कंट्रोल करना है, क्लोरोपाइरिफॉस। सबसे सिंपल सा है, ये इंसेक्टिसाइड आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर कोई पूछे, अगर कोई भी आपको पूछे अरे भैया मेरे फील्ड में टर्माइट आ गया उसको कैसे कंट्रोल करें, तो क्लोरोपाइरिफॉस है, आप वो डाल दो, कंट्रोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है ग्राउंडनट का मेजर डिफोलिएटर कौन सा है, तो डिफोलिएटर कौन सा हो जाएगा, रेड हेरी कैटरपिलर। रेड हेरी कैटरपिलर जो है जो मेजर डिफोलिएटर पाया जाता है ग्राउंडनट में। अब आप रेड हेरी कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम बताना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक जो मैंने आज शुरू किया है अच्छा लगा होगा। और मैं सोचा था कि सब्जेक्टिव लेके आऊँगा लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है, तो कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके एग्जाम से पहले आपका मैं करवा दूँ। बाकी और भी सारे अदर्स करंट अफेयर्स वगैरह अपलोड होंगे, लेकिन मैं ये भी सीरीज चालू रखूँगा। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करूँ, कम से कम 1000 MCQ तो आप कर ही लो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका हेल्प मिल सके। ज़्यादा डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपको सेपरेट कुछ टॉपिक पसंद आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।